लगातार सलीम वास्तविक पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सलीम वास्तविक को बेल मिल पाएगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ विशाल जी मौजूद है, सूरज जी इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं पूरे केस को, कैसे देख रहे हैं पूरे केस को, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 31 साल तक एक आदमी सोशल मीडिया में आके बयानबाजी करता रहा, वो पुलिस की नज़र से बच कैसे गया। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं इसमें पुलिस की लापरवाही मानूंगा। और दूसरी बात कहूं, जिन लोगों का ये कहना है कि बेल नहीं मिलेगा या काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहेगा और होगी, तो कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। कैपिटल पनिशमेंट में फांसी की सजा आती है या मृत्युदंड आता है। दूसरी बात कहूंगा कि हालांकि अभी वो 1 साल 2 साल तक उनको बेल नहीं मिलने वाली है, अभी वो जेल में रहेंगे, क्योंकि वो जो उन्होंने मर्डर किया है वो फिरौती लेने के लिए मर्डर किया था। पहले बच्चे को अपहरण किया, अपहरण करने के बाद पैसे की डिमांड किए और उसके बाद जब पैसे नहीं मिले तो उनकी मृत्यु कारित कर दी गई। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ये मेन एक्यूज्ड के तौर पर हैं, को एक्यूज्ड नहीं है, किसी ने इनका नाम नहीं लिया है, ये मेन एक्यूज्ड के तौर पर है। और ट्रायल कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग को कंक्लूड करते हुए इनको पाया था कि इन्होंने ही ये क्राइम किया है। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये पैरोल पर जो है बाहर आते हैं और भाग जाते हैं, फिर अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, सलीम खान से सलीम वास्तविक बन जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जब ये अपने गाँव गए अपनी प्रॉपर्टी को बेचने, तो पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, कानून के हाथ बहुत ही लंबे हैं। ये आप अगर कोई क्राइम किए हैं तो जरूर पकड़ में आएंगे, चाहे आप ड्रम में काट के भरिए, चाहे नाले में काट के फेंकिए, चाहे आप शिलोंग वैली ले जाके अपने पार्टनर को धक्का दे दीजिए, चाहे अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर में लूटपाट के कांड को करवाइए और अपने पति क्या करवा दीजिए। कानून के हाथ से और कानून की नज़र से कोई बचने वाला नहीं है। कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो ये सब बातें ध्यान रखें। लेकिन 31 साल तक सलीम वास्तविक कैसे बचे रहे? लगातार सोशल मीडिया पे टीवी चैनलों पर जाकर इंटरव्यू दे रहे थे। देखिए, इसमें पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही में मानूंगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई सारे केसेस में कह चुका है कि पुलिस ढंग से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जो विक्टिम है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल की बात बताऊं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1992 बम ब्लास्ट, जो बस में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 48 लोग मरे थे और 50 से ज्यादा लोग घायल थे, उसमें जो मेन एक्यूज्ड है, जिसने पुलिस के सामने ये कन्फेस किया था कि हमने ही क्राइम किया है, उसको एक्विट जब किया तो हाई कोर्ट की जज की आंखों में आंसू थे कि पुलिस की लापरवाही की वजह से हमें ऐसे क्रिमिनल को जो है एक्विट करना पड़ रहा है। और दूसरा केस अगर मैं कर दूं तो निठारी हत्याकांड, जो सभी लोग जानते हैं, नोएडा के अंतर्गत कैसे छोटे छोटे बच्चियों को उठा रेप किया गया, उसके बाद उनकी बॉडी को चॉप किया गया, उसके बाद जो है उनको पका खाया गया और बाद में हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से दोनों जगह से वो व्यक्ति एक्विट हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि सबूतों के अभाव में। तो पुलिस की यहाँ पे मैं नाकामी कहूंगा और सिस्टम का फेल्योर मानूंगा। अब ऐसे सिस्टम को लाना चाहिए जैसे ब्रिटेन में होता है कि कोई भी क्रिमिनल अगर पकड़ा जाए तो सबसे पहले उसकी डीएनए को सैंपल को रखा जाए, उसकी डीएनए प्रिंटिंग हो, पूरी मैपिंग हो, उसके कहीं ना कहीं बाल या नाखून का सैंपल लेके रखें कि आगे अगर ये कहीं भी एक्सेस करे, चाहे आधार कार्ड के लिए एक्सेस करे, चाहे मेट्रो कार्ड के लिए एक्सेस करे, तो इसकी आइडेंटिटी पकड़ी जाए और इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि भारत में अभी ये सिस्टम नहीं है क्योंकि बहुत से लोग राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि क्रिमिनल्स के लिए ये सिस्टम आना चाहिए। उम्र कैद की सजा मिलती है, अब क्या लग रहा है, क्या सजा उम्र कैद की बरकरार रहेगी या पहले बेल मिलने की संभावना दिख रही है? देखिए, बेल तो मिल सकता है क्योंकि भारत में बेल इज एन रूल, जिन्हें एक्सेप्शन माना जाता है, लेकिन इनको उम्र कैद की सजा मिलेगी। 2 महीने 3 महीने लेट हो सकता है, लेकिन इनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अब कई सारे ऐसे क्राइम कर दिए हैं एक क्राइम को छुपाने के लिए, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट का, जैसे कि किसी बच्चे को उनके कोर्ट की आर्डर की अवहेलना करके पैरोल पे बाहर निकलना और उस बॉन्ड के कंडीशन को कहीं ना कहीं ब्रीच करना। तो बहुत सारी चीजों को अब देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात अगर इस केस में देखी जाए तो ये देखी जाएगी क्या इस 31 साल के अंतर्गत ये फिर से क्रिमिनल माइंड के थे या इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। और अगर कई सारे और एफआईआर या क्रिमिनल एंटीसीडेंट होंगे तो इन्हें जमानत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कोर्ट के आदेश का अवमानना करना बहुत बड़ी चीज है और कोर्ट की आंखों में इन्होंने धूल झोंका है, चाहे वो पैरोल पर बाहर रखने की बात हो, चाहे वो अपने दूसरी आइडेंटिटी बना के रहने की बात हो, और चाहे फिर से वहीं जाकर उसी जमीन को और घर को बेचने की बात हो। मैं उस विक्टिम के साथ खड़ा हूं जो अभी तक न्याय नहीं पाया कोर्ट के आदेश के बाद, सारी कोर्ट कार्रवाई करने के बाद भी, और आज वो कोर्ट से फिर से उम्मीद लगा के बैठे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि सलीम खान ने अपने आप को मर्द घोषित कर दिया था। अब मर्द घोषित कर दिया था तो कुछ तो एफिडेविट वगैरह लगा होगा, किसी डॉक्टर ने तो मर्द किया होगा, क्या उसकी भी जांच होगी? जी, पूरे मामले की जांच होगी और उस समय जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे होंगे उनकी भी जांच होगी। अगर वो जीवित होंगे तो उनका हो सकता है कि पेंशन भी रुक सकता है, उनको पुलिस और कोर्ट बुला भी सकती है कि आपने कैसे बिना जांच के रिपोर्ट लगा दिया कि ये व्यक्ति मृत हो चुका है। और तीसरी बात अगर मैं बता दूं इस केस में, तो इनकी डीएनए सैंपलिंग ली जाएगी और डीएनए सैंपलिंग लेने के बाद इनको कहीं से भी कोई रिलीफ मिलने
वाली नहीं है, क्योंकि आप जानिए कि एक क्राइम को छुपाने के लिए, जो कि मर्डर का क्राइम था जिसमें आजीवन कारावास मिला था, उसको छुपाने के लिए इन्होंने कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए, फोर्जरी किए, चीटिंग किए, जिसकी वजह से इनके और सारे ऑफेंसेस और सारे केसेस अभी रजिस्टर होंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे आईपीसी को, तो आईपीसी की धारा 420, 67, 68, 69, 71 में 10 साल से ज्यादा तक की सजा है और इसमें जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर सबको कंपाइल कर दिया जाए और इनके 31 साल से जो ये जीवन से भाग रहे थे उसको भी देख लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इन्हें आजीवन कारावास टिल हिज नेचुरल ब्रेथ मैक्सिमम सजा इनको मिलेगी। हालांकि अभी इस केस में इनको नहीं मिलेगा। जिस तरीके से सलीम वाफ्ती की हालत क्रिटिकल है, पेशाब की नली उनके लगी हुई है, बताया जा रहा है कि इलाज उनका चल रहा है, तो क्या इसको देखते हुए कुछ कोर्ट से राहत मिल सकती है? जी, कोर्ट से इसमें राहत मिलेगी। जितने भी पेशेंट होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए अलग बैरक बनाया जाता है जेल के अंतर्गत, और उन्हें समय समय पर मेडिकल की सुविधाएं दी जाती हैं। इनको अगर कहीं कोई ऑपरेशन कराना होगा या कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो इंटरिम रिलीफ 14 दिन का, 10 दिन का, जैसा डॉक्टर लिख के देगा, एक कमेटी बनेगी, उस डॉक्टर की रिपोर्ट पर इनको 10 दिन या 14 दिन की छुट्टी दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट अब ये बाहर घूमेंगे या मीडिया में आएंगे या लोगों से मिलेंगे या अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे। अब इनकी लाइफ कोर्ट के ऑर्डर के सब्जेक्ट हो गई है और इस बार पुलिस कोई गलती नहीं करेगी। इस बार अगर ये 10 दिन के लिए भी बाहर जाएंगे तो बहुत सारे कंडीशन एंड टर्म्स को मानते हुए जाएंगे। अगर उसका वायलेशन करेंगे तो हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट इनको कड़े से कड़ा सजा दे। क्या लगता है अब सारे के सारे एक्स मुस्लिम संदेह के घेरे में आ गए? आपने देखा होगा एक जो काफ़ी वायरल हुए थे वो बांग्लादेश से आए हुए निकले, जिनको हरिद्वार में गिरफ्तार किया गया, जो हिंदू बन के रह रहे थे। तो क्या जितने एक्स मुस्लिम देश में सबकी जांच होनी चाहिए? मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का, जो इस देश का नागरिक है, उसके पास अधिकार है, और जब तक कोई रीजनेबल सस्पिशन ना हो, किसी को जबरदस्ती कोर्ट में बुलाना, पुलिस को बुलाना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि अगर कोई संदेह के घेरे में है तो पुलिस उसे नोटिस दे के बुला सकती है और उनसे जांच पड़ताल कर सकती है कि आप कहां से आए हैं, क्यों परिवर्तित हुए हैं, क्या रीजन है। लेकिन इस तरीके से अगर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन होगा, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोटेक्टेड है कि कोई भी व्यक्ति डिग्निटी के साथ अपने जीवन को जी सकता है और अपनी आइडेंटिटी अपने अनुसार बता सकता है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि किस धर्म को फॉलो कर रहा है। और अभी उसी मैटर को सुनने के लिए 9 जजों की बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई है, जिसमें सबके रिलीजियस राइट को और इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस राइट को डिफाइन किया जा रहा है। तो आगे चलकर यह भी हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट यह निर्धारित कर दे कि पर्सन टू पर्सन रिलीजन वेरीफाई करेगा, जो जिस धर्म को फॉलो करेगा उस धर्म को उसे माना जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल पिछले महीने एक आदेश दिया था कि अगर कोई व्यक्ति जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया वो SC/ST का डिमांड करेगा तो उसे नहीं मिलेगा। तो ये सब सारे जजमेंट जो आ रहे हैं वो रिलीजन को देखते हुए और कहीं ना कहीं इस बैड प्रैक्टिस को देखते हुए आ रहे हैं। आने वाले समय में सबको अपनी आइडेंटिटी बहुत ही क्लियर करनी पड़ेगी, सबको DNA सैंपलिंग कराना पड़ेगा और जितने भी एक्यूज्ड रहेंगे उनकी पूरी DNA मैपिंग होगी। अगर वो कहीं जाएंगे तो भाग नहीं पाएंगे। जैसा ब्रिटेन में और USA में है सिस्टम, वो भारत में भी आगे चलकर लागू होगा। आखिर सवाल कुछ लोग कह रहे कि अब तो सलीम वाफ्ती का अच्छा आदमी बन गया था, फिर अब क्यों गिरफ्तार किया गया? तो क्या कोर्ट सोशल मीडिया के हिसाब से चलेगा या नहीं? कोर्ट सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं चलेगा। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा आदमी बन गया, उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 31 सालों में इन्होंने कितने क्राइम किए हैं, इनका कहां कहां FIR दर्ज हुआ है, क्या क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, ये भी अब इनके केस में महत्वपूर्ण योगदान देगा। दूसरी बात, इनके पास रेमेडी है कि हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सके और बेल के लिए अपना एप्लीकेशन लगा सके। अगर हाई कोर्ट कन्विंस होता है तो इन्हें अपील को चलते रहने देगा और इनको बेल देकर बाहर कर देगा, और अगर हाई कोर्ट डिनाई करता है तो यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तीसरी बात मैं बताऊं तो इस केस में अभी तक इन्होंने एक क्राइम को छुपाने के लिए जितने क्राइम किए हैं उस क्राइम्स के लिए भी अब स्टेट इनके ऊपर एक अलग से केस डालेगा, जिसमें कि फोर्जरी का केस, जिसमें कि चीटिंग का केस, जिसमें कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करने का केस, और इन सब के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है। और कानून में ऐसा नहीं है कि अगर 4 क्राइम किया और 10-10 साल पनिशमेंट है तो सबके लिए एक ही बार 10 साल। अगर कोर्ट कह दे कि 10-10-10-10 4 बार है तो 40 साल, तो 40 साल पनिशमेंट होगा। ये तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। तो मेरा मानना है कि अभी की स्थिति देखते हुए इनको अगर जमानत मिल गई तो ये बाहर आ जाएंगे, नहीं तो इनको आजीवन कारावास से नीचे की कम की सजा नहीं मिलेगी अपीलेट अथॉरिटी से भी।